Bamika, and this is a cup of context. The person we're interviewing today is doing this for the first time ever. He's someone who oversees a police force that's larger than the armies of most countries. We're talking to Mr. Rajiv Krishna, the Director General of UP Police. Thank you for joining me today, sir. Thank you. सर जिस इंटरसेक्शन पे मुझे आज बात करनी है वो इंटरसेक्शन है जो पूरा इंडिया भी बात कर रहा है, वो है विमेन एंड इंडिया, विमेन एंड सोसाइटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विमेन एंड पुलिस, दोज इन पावर जिनका काम है हमारी मदद करना इन दीज टाइम्स। आप एक ऐसी पुलिस फोर्स को ओवरसी कर रहे हैं जिनके बहुत कंट्रीज़ की आर्मी से भी ज़्यादा पॉपुलेशन देखी जा रही है। तो आप मुझे बताइए कि इन रियलिटी रूरल यूपी में इफ़ अ वुमन वॉक्स इन टू अ पुलिस स्टेशन because her husband has done something to her, walk me through it like I am that woman. What happens? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि it is truly a privilege to head this force, which is actually the biggest civil police force in the world, and with this privilege comes a lot of responsibility also. And a big part of that responsibility is to have a secure environment, secure atmosphere in which 50% of our population, the women, they feel secure and safe. The first institutional point of contact, जो जब भी कोई महिला या कोई पीड़ित या कोई प्रार्थनी आती है थाने पर, तो फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ महिला शक्ति केंद्र। एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, एक जनरल जैसे थाना होता है, थाने में हर तरह के इश्यूज आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं जिनकी हर तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर वाले इश्यूज भी आते हैं, वीआईपी सिक्योरिटी के भी इश्यूज आते हैं, नॉर्मल क्राइम के भी इश्यूज आते हैं, और कहीं ना कहीं पर पहले महिला संबंधी अपराध उस मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ के बीच में जो उनकी ड्यू इम्पोर्टेंस थी या ड्यू रिकॉग्निशन थी वो नहीं हो पाती थी। तो महिला शक्ति केंद्र के नाम से अब एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट उत्तर प्रदेश के सभी 1658 थानों में किया गया है। जब भी कोई महिला वहाँ पर आती है तो वो उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। महिला शक्ति केंद्र इज़ नॉट सिंपली अ हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क नहीं है कि आपकी कंप्लेंट ले ली और चैप्टर क्लोज हो गया। महिला शक्ति केंद्र जो हैं वो बेसिकली एक टोटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जो कंप्लेनेंट आता है, मेन चीज़ है उसकी बात को सुनना कि वो कहना क्या चाह रहा है या चाह रही है। तो वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर विदाउट जजमेंट, विदाउट एनी अदर कंसिडरेशन, जो भी उसकी बात है उसकी पूरी बात सुनी जाती है। अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है। लेट मी टेल यू, किसी भी सिस्टम में आधी प्रॉब्लम्स या ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक सुनने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी कम हो जाती हैं, नंबर 1, और नंबर 2 वो बात सुनने के बाद वो एक सहज साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग में आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्राइम शी हैज़ बीन विक्टिमाइज्ड टू, that next course of action is taken, either FIR is lodged or some medical help is provided if it is so required. If the victim wants counseling, then counseling का provision वहाँ पर रहता है, वहाँ से बताया जाता है कि कहाँ पे counseling हो सकती है। तो वो महिला शक्ति केंद्र पर आने, और पिछले करीब 8 महीने से ये एक व्यवस्था चल रही है विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट। एक किस तरीके का एक्सपेक्टेशन उनको होगा, किस तरह का एक एनवायरनमेंट उनको मिलेगा, वो भी ब्रॉडली आई वुड से कि ब्रॉडली वो वहाँ पर मौजूद रहता है। आई डोंट से कि 100% केस में और 100% टाइम पर हर जगह पर वो आइडियल सिचुएशन है, लेकिन डेफिनेटली वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट एंड इट्स अ ग्रेट चेंज for the victim. आप मुझे बताइए, डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑफन सीन एज ऑफिसर्स एंड आवर सोसाइटी आल्सो एज घर का मामला। अभी जो तुषा का भी केस हुआ है रिसेंटली, उसमें भी यही है कि सोसाइटी तो बोलती ही है कि मत आओ वापस घर, लेकिन ऐसा बहुत एक बड़ा नैरेटिव है कि पुलिस फोर्सेस में वो पुलिस थाने से ही वापस भेज देते हैं। तो एक कांस्टेबल या ऑफिसर जो एक सोच के साथ पड़ा हुआ है, उसको कैसे बदला जाता है? देखिए, ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि
आज भी हमारी सोसाइटी में जो ख़ास तौर से डोमेस्टिक वायलेंस के या डोमेस्टिक हैरेसमेंट के मामले हैं, उन मामलों में सोसाइटी की एक, और मैं सिर्फ विक्टिम और उनके हस्बैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस इमीडिएट फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सोसाइटी इन जनरल की बात मैं कर रहा हूँ कि अभी भी एक ये सोच है कि ये मामले एडजस्टमेंट के मामले हैं, ये मामले घर के मामले हैं, और इन मामलों में कानून, कचहरी, पुलिस वगैरह को बीच में नहीं आना चाहिए. As an individual also and as a police officer also, since these police officers are also part of the society, so I won't say that this mindset is not with them. There is a part of the police officer, there is a section of the police officer, or in back of the mind, this thought कि ये मामले घर पे निपटाए जाएं, इस तरह की बात आ सकती है और कहीं ना कहीं आती भी है. बट अब जो इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है मिशन शक्ति केंद्र का, उसमें इस ऑप्शन को ही हटा दिया गया है. तो मिशन शक्ति केंद्र में उनको जो भी कंप्लेनेंट आएगा, उस हर एक कंप्लेनेंट के बात को सुनना ही सुनना है. मतलब उसमें वो ऑप्शन ही हट गया कि नहीं आप वापस जाइए, घर का मामला है, आप पंचायत कराइए. अच्छा. तो ऑप्शन ही नहीं है. तो एक इंस्टीट्यूशनल चेंज इस तरह का लाया गया है कि जो फर्स्ट स्टेप है एटलीस्ट बात को सुनना, वो चॉइस ही नहीं है. वो चॉइस नहीं है, मतलब वो चॉइस, वो ऑप्शन नहीं है कि वो ना सुने. वो ऑप्शन नहीं है कि भाई हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके घर का मामला है, आप घर चले जाइए, बात करिए. वो ऑप्शन ही नहीं है. तो दे हैव टू लिसन टू वॉट एवर शी हैज टू से. आफ्टर दैट, yes, definitely, there are different scales and different gradings of the harassment or violence or complaint or nature of complaint. So based on the different grading and nature of the complaint, then उसका different type का उसका redressal होता है. उसका असेसमेंट जो है उस विक्टिम के जो भी नैरेटिव है, विक्टिम ने जो भी बातें कही हैं, उसके बेसिस पर हमारे ऑफिसर्स का असेसमेंट होता है. ये भी असेसमेंट होता है कि जो व्हाट कुड बी द पॉसिबल ऑप्शंस. हर एक केस में जहाँ एक और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक केस में काउंसलिंग या पंचायत हो, वहीं ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक केस को कोर्ट में ले आकर के आपस में मुकदमा हो. तो दिस इज़ अ थिन लाइन, दिस इज़ अ फाइन लाइन. दिस इज़ बेस्ड ऑन इमोशंस, रिलेशंस, एक्सपीरियंस, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, सो मेनी अदर फैक्टर्स. कई बार रिएक्शन, कई विक्टिम्स ऐसे होते हैं जिनका रिएक्शन बहुत ही अंडर स्टेटेड होता है, इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा घर पे प्रताड़ित होने के बावजूद भी वो थाने पर नहीं आते हैं. कई विक्टिम्स ऐसे होते हैं कि एक स्मॉल डिस्कॉर्डेंट नोट पर ही वो तुरंत चले गए थाने पर. सो ऑल दीज थिंग्स आर, you can't put everybody in the same pedestal. You can't put everybody on the same pedestal. You can't have a same type of response to that's where the experience of the officer comes. और हमने ये देखा है कि ख़ास तौर से जब से ये मिशन शक्ति केंद्र की व्यवस्था शुरू हुई है, तो वहाँ पर सुनने का जो एक प्रोसेस है और उससे समझने का नज़रिया भी चेंज हुआ है. हमारे फोर्स में, हमारे अधिकारियों में, हमारे कांस्टेबल्स में मात्र सिर्फ सुनने से उनका सोचने का नज़रिया भी चेंज हुआ है. वो अब उन प्रॉब्लम्स को प्योरली डोमेस्टिक प्रॉब्लम नहीं मानते हैं. उसका लीगल एस्पेक्ट देखते हैं. उस लीगल एस्पेक्ट में जो विक्टिम के, वुमन के, वो वाइफ के जो राइट्स हैं उसको भी ध्यान रखते हैं. जो फ्यूचर में आपस के एक मैरिटल हार्मोनी के साथ रहें, उस कंसिडरेशन को भी ध्यान में रखते हैं. एंड देन दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट में एक कांस्टेबल है जो कह रहा है कि उसकी बहन उसको आके बोलती है कि मेरा पति मुझे थप्पड़ मार रहा है, तो वो बोलता है कि नहीं, चले जाओ, संभाल लो घर पे. अब उसी को अगर कल एक लड़की आके स्टेशन में बोले कि मेरा पति मुझे मारता है, तो उसका पहला इंस्टिंक्ट तो यही होगा उसको बोलना कि वो घर चले जाए. नहीं, अब मैं भाई आपसे कह रहा हूँ ना कि यहीं पर एक जो हम लोगों की इसमें डिटेल्ड SOPs बनाई गई हैं, ट्रेनिंग हुई है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो सुनना है, बोलना नहीं है. तो फर्स्ट स्टेप तो जब आप मौका देंगे विक्टिम को अपनी बात रखने का, तो तमाम ऐसी बातें निकल कर आएंगी जो कि शायद उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसिडेंट के बियॉन्ड हों. करेक्ट. तो उन सब चीज़ों को सुनने के बाद में देन आई थिंक both the parties are at a better state of mind to assess कि अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. अगर एक सिंपल इंसिडेंट की
किसी हस्बैंड ने किसी अपनी वाइफ को थप्पड़ मारा, तो हो सकता है कि इसमें जो आप रिस्पांस बता रही हो उस तरह का रिस्पांस हो, बट जब बातें पूरी सुनी जाती हैं, 15-20 मिनट आधे घंटा सुनी जाती हैं, तब पूरा कॉन्टेक्स्ट निकल कर आता है कि ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है, या पहली बार हुआ है, या ये तो आज का एक फाइनल, सो एज टू से फाइनल स्ट्रॉ था, इससे पहले इससे भी ज़्यादा वायलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, या सारी पूरे घर का माहौल इस तरह का है जिसमें उस महिला को अपनी बात रखने का स्वतंत्रता नहीं है। तो जब ये सारी बातें देखी जाती हैं, तो उसके बाद द पुलिस ऑफिसर ऑल्सो इज इन अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड टू असेस, आई वोंट से जज, बट असेस की नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। और ये क्योंकि शुरुआत में ये ऑप्शन दिया ही नहीं गया है कि आप शुरुआत में अपनी बात उनको अपना जजमेंट सुना दें कि भाई आप घर पे आके सॉल्व करें, तो शुरुआत में सुनने पर ज़्यादा फोकस किया गया है, तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें अब रिजॉल्व हो रही हैं। जो आंकड़े हैं वो भी आंकड़े बताते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के रिपोर्टेड केसेस में कमी आई है। उसका एक बड़ा रीज़न सुनना है कि सुनने के बाद परहैप्स जो विक्टिम है वो भी पूरी बात अपनी कहने के बाद एक कैथार्टिक एक्सपीरियंस होता है। उस कैथार्टिक एक्सपीरियंस के बाद वो भी दे आर ऑल्सो इन अ बेटर पोजिशन टू जज फॉर देमसेल्व्स, टू असेस फॉर देमसेल्व्स कि उनके लिए क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ओपन है। प्लस ये कॉन्फिडेंस कि अगर इस तरह की बात होगी तो थाना और थाने का मिशन शक्ति केंद्र का लीगल सपोर्ट हमारे पास है। तो जब दोनों चीज़ें उसके सामने होती हैं, तो वो एक बेटर पोजीशन में होता है जज करने के जो विक्टिम हैं कि हमको नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना चाहिए। तो कई बार विक्टिम खुद ही कहता है कि मैं कोशिश करती हूँ, मैं आप उनको बुला लीजिए हस्बैंड को, मैं चाहती हूँ कि वो आपके सामने बात करें। या जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग पहले पूरे ज़िले में एक काउंसलिंग सेंटर हुआ करता था। मिशन शक्ति केंद्र होने के बाद हमने काउंसलिंग सेंटर्स बढ़ाए हैं, और काउंसलर्स जो हैं अधिकतर लेडीज़ ही उसमें, दोनों ही होते हैं, बट लेडीज़ भी होती हैं उसमें। तो देन एंड दे ऑल्सो हैव एन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ काउंसलिंग, हंड्रेड्स ऑफ such cases. So when all this framework comes into being together, then probably a better resolution takes place. जो cases ultimately देखिए सोसाइटी है, सोसाइटी में लीगल फ्रेमवर्क का रहना ज़रूरी है। हस्बैंड या और कोई परपेट्रेटर जिनको अभी तक इस बात का भय नहीं था कि भाई कानून जो है वो इसमें इंटरवीन कर सकता है, और अगर आपने महिला को या वाइफ को मिसबिहेव किया तो वो एक्शन ले सकता है, तो उनको भी दिमाग में वो बात आती है कि नहीं, दिस इज़ अ ऑप्शन ओपन टू द वाइफ एंड दे कैन एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। सो ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड bring both of them probably in a better frame of mind to find out what is the real cause of problem and then address as the case may be. सर, ऐसा कोई स्पेसिफिक इंटरवेंशन या स्टोरी है आपके करियर में जो आपके साथ रही हो, जो आपको लगता है कि कोई एक लड़की की स्टोरी जो किसी एक थाने में आपके साथ रह गई हो, पर्सनली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता सकते हो? I can tell you one instance in which there was this girl, not my personal experience, this is what I got from my officers feedback. There was this girl who was about I think 12 and a half when she was subjected to assault and sexual assault. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि it's a global phenomena, global fact that almost 80% plus criminals who are accused of rape, or 80% of more of the victims who are subjected to rape or sexual assault, they are done by their known people. Right. In very few instances, less than 10%, 15%, 20% cases, it is an unknown person who is involved in such a gruesome, crime. Right. So, a lot of time it happens that a close family member, a close relative, a friend, he either takes consent for granted, or because of his position, subjects the victim to sexual assault. Right. In the family, his position in the family. In many of such cases, because of the perpetrator's position in the family, they are either not reported or reported very late.
In one such instance, which came to me, and which sort of helped us in formulating a specific SOP for that type of situation. Elderly family member subjected a 12.5-year-old girl to a rape. The matter was reported to police after almost 3 months, 2.5 to 3 months. Unfortunately, the girl she became pregnant because of that assault. Now, one part is the legal part, in which you lodge the FIR, you arrest the person, you send him to jail, so on and so forth. Then becomes the part of you see from the point of view of the victim. Right. She is a 12-year-old child. She is subjected to brutal assault or rape, and she is carrying a child of the person, of the criminal or the accused, who is also a family member. And now what to do? Earlier, we had no SOPs to address these type of situations. This incident happened with a girl whose father was a rickshaw puller and wife was a house help. And they didn't have the wherewithal or knowledge as to what to be done. Honorable High Courts and Supreme Courts have issued certain directions as to how to deal with these subjects. So we had incorporated all that into our SOPs. Now, in this instance, we talked about the girl's condition with their parents, who was a rickshaw puller, and the mother, and told them about their position, medical position of the girl, and the legal position which is available to them, options to them. And they agreed for going for abortion. Now, this process, the report was done after 3 months. This process naturally took some time, taking her to hospital and finding out her medical help and things like that. So there are certain rules which mandate a particular time period within which medically you can terminate the pregnancy, right, even with the consent. Right. Doctors will also not do it if the period is crossed. Right. So after that, then there is another system in which you have to take the consent, you take the orders from the honorable, obtain the orders from the Honorable High Court in such advanced stages of pregnancy. So fortunately, just before the nick of time, police sort of helped the parents to approach the High Court. We gave our report also in the High Court, and High Court immediately passed on the order regarding the medical termination under medical supervision and so on and so forth. And finally, that girl was taken to a hospital, and whatever medical procedure had to be done, it was done with the consent of all the parents and everybody. And now that girl is, the whole family is much stronger. You can imagine a situation in which the girl or the parents, because of lack of knowledge or lack of resources, and police because of lack of procedures and lack of SOPs, and without knowledge of these things have happened. They have created this whole spectrum of activities which were not there earlier, they were not defined earlier, in which now we are in a much better position institutionally, and our Mission Shakti Kendras are more equipped to deal with such type of problems. We are in touch, they are in touch with the district legal service authority, they are in touch with the district social services officer, they are in touch with the hospitals also. A sort of whole of the government approach has been created, in which different wings and arms and parts of the government and medical profession and the legal fraternity have been brought together to all have been brought together for the single purpose of providing whatever best help could be provided to the victim. So these are the type of cases which definitely goes a long way in creating the confidence of victims as well as public regarding the police and other arms of the government. And sir, what is one thing or one issue that you want people to understand
that the police forces face, जो प्रेस तक नहीं पहुंचता, क्राइम रिपोर्ट में नहीं दिखता, जब लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रहा हो पुलिस से, तो वो क्या चीज़ याद रखें? There are a couple of things I would like to say. एक तो even now everybody is living in a society in which all of us are part of the society. You can't have a system in which one expects standards which are totally out of conjunction with the society. Fine. Having said that, from the victim's point of view, I would like to say that probably in the newspaper and in the social media, the reporting of the complaint part is highlighted. A person, a victim, a lady, a girl, she comes to the Thana, she comes to a Mission Shakti Kendra, she makes a report, the FIR is lodged. Since now FIR are open document which are accessible to all the media also. So they write a report and this comes in the headlines in the next paper next day. Or even when the complaint is made, we have to understand that the victim has to go back to their home. Right. And even though there are very clear-cut directions of Honorable Supreme Court and High Court to protect the identity of the victim, but in the immediate society, everybody knows that who is the victim. It might not be known generally in the society, Right. but in the immediate But in neighborhood, her world, everybody knows. in her world, in her neighborhood, everybody knows that what is the crime and who is the victim and who are the perpetrators. So, after she goes back to, especially in the case of a domestic violence or domestic harassment, she goes back to the same house. In our society, अगर हम society की बात करें तो society में भी जो लड़की के घर वाले हैं, उनका भी एक नज़रिया होता है कि भाई आपकी शादी हो गई, आप वहाँ पे रहो. उनको मैं कहूँ सबका होता है, बट होता है. एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिलीव्स दैट. अब उस विक्टिम को, उस लड़की को वापस उसी घर में जाना है. दैट पीरियड इज वेरी क्रिटिकल. Once she goes back after making a complaint in the police station against her husband and she goes back to her in-laws house, there's a very critical period for her. This has to be understood. We have to be more sensitive in reporting while taking these type of cases. As I said earlier, this job, this work of addressing these issues, it's a work in progress. It's a work in progress in right direction. Now, with the inclusion of these 12,000 lady constables, it has really taken a boost. So, all I can say is from the forces, from the UP police perspective is that we are committed towards this goal. Individual aberrations doesn't prove the law that this is the Norm. overall purpose and the goal of the organization. Similarly, जो सोसाइटी, उसके आसपास की सोसाइटी है, उनको भी ये बात समझने की आवश्यकता है, इमीडिएट फैमिली को ये बात समझने की आवश्यकता है कि अगर हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होना चाहिए. एडजस्टमेंट कोई एक पक्ष से नहीं होगा कि भाई आपने जो विक्टिम है, लड़की है, उसको आपने उसको फोर्स करा एडजस्टमेंट के लिए. और these crime against women is used as a tool by two powerful parties to settle their score. तो उसमें फिर फाइनली जब मैटर गलत निकलता है तो उसमें भी एक गलत मैसेज जाता है कि भाई क्राइम अगेंस्ट वुमेन, डाउरी डेथ्स, डाउरी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में महिला जो हैं वो गलत रिपोर्टिंग कर रही है अपने हस्बैंड को प्रताड़ित करने के लिए. तो ऐसे केसेस होते हैं, दोनों तरह के केसेस होते हैं, कम होते हैं बट होते हैं. तो दीज टाइप ऑफ केसेस दे सॉर्ट ऑफ गिव अ बिग जॉल्ट. And they take away from the girl who actually needs Yes, help. they take away from a genuine person, genuine girl, the moral authority of making the complaint, and for the police to address that issue
ऑन इट्स मेरिट. Right. सो ऑल दीज थिंग्स में सोसाइटी को भी धीरे धीरे आगे बढ़ने की आवश्यकता है, पुलिस को भी धीरे धीरे आगे बढ़ने की आवश्यकता है, मीडिया में भी रिपोर्टिंग में इस चीज़ को सेंसिटिविटी लाने की आवश्यकता है. तो ये सभी चीज़ें साथ साथ होंगी तो मैं समझता हूँ कि थिंग्स विल बी मच इम्प्रूव्ड. They are already improved. It's a path of progression. We are already moved ahead on this, continuum. I'm quite sure that it will continue. Thank you, sir. Thank Sir, you. do you have a daughter? No, I don't. No. ठीक है. Sir, as the Director General of Police of UP, is there something you want to say? Although I to the- miss having a daughter, both of us we miss having one daughter. We have two sons, and when the second son was born, both of us we desperately wanted a girl child to sort of complete the family. God its own ways. So, as somebody who would have loved to be a girl dad and somebody who is the Director General of Uttar Pradesh, is there something you would like to say to the parents of girls in our beautiful country to just I let would their first daughters like come to home? say something to the parents of the boys. I would something like to say first to the parents of the boys. You see, especially there are two important phases in the adolescence stage of boys as well as girls. Now that adolescence stage में उस लड़के का या लड़की का जो व्यवहार है, कुछ तो चीज़ें हार्मोन से ड्रिवन हैं, कुछ चीज़ें बायोलॉजिकली ड्रिवन हैं, बट वो बायोलॉजिकली और हार्मोनल ड्रिवन बिहेवियर के साथ साथ घर के संस्कार जो हैं, घर का जो अपब्रिंगिंग है, घर में जो आपस में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है या इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का तरीका है, वो भी एक मेजर इम्पैक्ट डालता है कि उस एडोलेसेंट और क्रिटिकल स्टेज में वो लड़का अपने आप को कैसे कैरी कर रहा है. वो बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, फ्री इंटरनेट, and lot of objectionable and pornographic material available on the internet, there the role of parents becomes very critical, especially for a boy between 12-13 years to 17-18 years. Right. That is the time where one has to spend more time with boys as well as girls so that a better trust and bonding happens, the confidence happens that if a lot of time it happens with our boys also, or my boys also, that उनके दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि हमारे पेरेंट्स इस बात को नहीं समझेंगे और वो कई चीज़ों को छुपाते हैं और पेरेंट्स उतना उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होते या उनके साथ उनका वो टाइम नहीं व्यतीत करते कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो. तो कम्युनिकेशन गैप जो शुरुआत में बिकॉज ऑफ हार्मोनल एंड बायोलॉजिकल रीजन शुरू होता है तो वो गैप बढ़ता चला जाता है, कम्युनिकेशन गैप बढ़ता चला जाता है. तो वो कम्युनिकेशन गैप घर में अगर ना पैदा हो, अगर बच्चों को चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको अपने पेरेंट्स पर ये कॉन्फिडेंस है कि दे विल नॉट इमीडिएटली जज, दे विल लिसन. वही बात जो हमने कॉन्स्टेबल्स को कहते हैं, दे विल लिसन टू वॉट एवर आई हैव टू से विदाउट बीइंग जजमेंटल. ठीक है, दे माइट एडवाइज समथिंग दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट, दे माइट रिस्पॉन्ड इन अ सर्टेन वे, दैट इज फाइन, बट बिकमिंग जजमेंटल immediately after or without listening to whatever the boy and girl has to say, that is an issue which is creating more and more problems within the family. Yeah. Now police can't enter into the family on a daily basis. They can come only if an exceptional event happens and it is reported to them. ये जो दिन का और नॉर्मल जो घर का माहौल है उसमें हर एक सक्सेसिव जनरेशन में ये इश्यूज रहे हैं. आपने जो बड़ी फेमस मूवी, बहुत पुरानी मूवी, बड़ी फेमस मूवी थी वो सलीम और अनारकली वाली और राजा अकबर वाली, तो बेसिकली इश्यूज वही हैं. मुगल आजम, तो उसी थीम पर सैकड़ों मूवीज़ बनी हैं, बट बेसिक इश्यूज वही हैं कि जनरेशन गैप होने पर आपस का कम्युनिकेशन का ब्रेक होना, जनरेशन गैप होने पर बच्चों का पेरेंट्स में कन्फाइड नहीं करना, पेरेंट्स का बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करना, बच्चों का ये समझना कि वो अगर बताएंगे तो पेरेंट्स उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे. तो यही जनरेशन गैप है और ये आज से नहीं हज़ारों सालों से है. तो इसमें अगर हम अपने इंडिविजुअल फैमिलीज़ में
इस जनरेशन गैप को, इस कम्युनिकेशन गैप को दूर कर सकें, तो आई थिंक दैट इज़ द फाउंडेशन ऑन विच वी कैन हैव अ बेटर, more mature as well as more respectful boy grooming into a man, and more respectful girl grooming into a mature woman. So this trust is what is required, which has to be cultivated right from the beginning, and parents have a greater responsibility in nurturing this and ensuring this that it happens. That's all I have to say. राइट सर, परफेक्ट। और इसका सेकंड स्टेज भी बता दीजिए, जब कम्युनिकेट कर रही हैं लड़कियां अगर अपने पेरेंट्स से। और ये मैं आपसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अभी जो केस आया ना उस का, वो इतना ट्रिगरिंग है फॉर एवरीबडी माई एज, दैट शी केप्ट टेलिंग हर पेरेंट्स कि आई एम फीलिंग अनसेफ, आई एम फीलिंग दैट आई एम बीइंग अब्यूज्ड एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाती है, फिर वो होता है जो आप कह रहे हैं कि सोसाइटी में, जो आप बता रहे हैं ना उस पीरियड की बात, जब वो लड़की अपने घर जाती है, तो पुलिस हेल्प कैसे करेगी जब तक वो उसी के लिए है, पूरा मैंने आपको जो बताया उसी के लिए है कि देन इफ द गर्ल थिंक्स दैट द पेरेंट्स आर नॉट हेल्पिंग हर, नॉट प्रोवाइडिंग हर द रिक्विजिट सपोर्ट, देन ऑफ कोर्स द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इज देयर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इज देयर टू एंश्योर दैट लॉ एनफोर्समेंट उसको, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट कैन वर्क ओनली विद द complaint. Right. So without wasting much time, right, they should make complaint to the law enforcement agency, to the police. In UP we have the system of Mission Shakti Kendra, and then police will definitely handhold them and help them. सर, जो आपने मुझे अभी बताया उसी से कनेक्टेड है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। हम मिशन शक्ति के थ्रू आप जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप है कि वो सुन पा रहे हैं, जो कि इन इट सेल्फ इन द सोसाइटी वी लिव इन इज़ एन अमेजिंग थिंग। लेकिन एक ऑनेस्ट असेसमेंट में आपके, एक वर्जन ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में और देन विद इन द वर्क फोर्सेज, जो अगेंस्ट विमेन काम करता है, उसको कैसे डिसमेंटल कर सकते हैं? और अगर मैं इसको मोर सिंपली पूछूं तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कब ऐसा टाइम आएगा कि वो पहला थप्पड़ या वो एक थप्पड़ की स्टोरी काफ़ी है, उसके लिए इनफ कॉन्टेक्स्ट है कि वो उसकी बात सुन ले। इससे हम आपके हिसाब से कितना दूर हैं, और आप एक्चुअली रियलिस्टिकली क्या क्या कर सकते हो इस चीज़ की तरफ? दो पार्ट हैं इसके। एक तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो एसेंशियली पुरुष प्रधान सोसाइटी है, तो उसका एक जो हमारे वर्क फोर्स है, हमारा जो पुलिस फोर्स है, तो वो भी उसी सोसाइटी से आते हैं। और पुलिसिंग जो है उसको हमेशा से देखा गया है एज अ मस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन। पुलिस, आर्मी, ये सब मस्कुलर ऑर्गेनाइजेशंस की तरह से देखे गए हैं, जहाँ पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए क्रिमिनल्स के खिलाफ, टफ एक्शन लिया जाना चाहिए क्रिमिनल्स के खिलाफ। जेंडर स्टीरियोटाइप बना रखा है। जेंडर स्टीरियोटाइप। तो उसका देखिए सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि जब किसी भी वर्क फोर्स में जो आपका कंपोनेंट ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, तो धीरे धीरे इंटरनली वो स्टीरियोटाइप्स टूटने शुरू होते हैं। यूपी पुलिस की अगर हम बात करें, यूपी पुलिस में आज से 10 साल पहले मात्र 13,000 लेडी पर्सनल थे, वुमेन पर्सनल थे। आज की तारीख में 44,000 से ज़्यादा हैं। सो और बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। नाउ इन एवरी रिक्रूटमेंट वी हैव 20% रिजर्वेशन फॉर वीमेन। अभी रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट हुआ उसमें भी वी इंडक्टेड 12,000 वीमेन कांस्टेबल इन वन गो। इतना तो कई सारे स्टेट्स के सारे पुलिस फोर्स को मिलाकर कुल स्ट्रेंथ वुमेन कांस्टेबल्स की नहीं होती है जितनी हम लोगों ने एक बार में इंडक्ट किया है। द पॉइंट आई एम ड्राइविंग इज कि ऑल दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन वर्क फोर्स एट द पुलिस स्टेशन लेवल is helping. Now, whenever we do any infrastructure planning, we take the requirement of women workforce into account, right from their requirements, separate washrooms, menstrual requirements, hygiene requirements. We all take that into account while we plan for our infrastructure. So that itself is a big shift. कि विद इन वर्क फोर्स नाउ जो एक वुमेन वर्क फोर्स हमारा है, उनकी रिक्वायरमेंट को जो पहले परहैप्स ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी बिकॉज उनके नंबर्स बहुत कम थे,
अब क्योंकि वो हर एक थाने पर एक साइजेबल नंबर में है, तो उनकी रिक्वायरमेंट को प्लानिंग स्टेज से ही ड्यू इम्पोर्टेंस मिलती है। तो नेचुरली जब इन चीज़ों के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों के बारे में हम अपने ऑफिसर से बात करते हैं, एसपी से बात करते हैं, डिप्टी एसपी से बात करते हैं, इंस्पेक्टर से बात करते हैं, तो उनके दिमाग में भी एक माइंडसेट चेंज होता है कि भाई नहीं, अब महिला शक्ति जो हमारे महिला वर्कफोर्स है उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर भी हमको ध्यान देना है। तो वो एक मेजर पार्ट है कि आपके अगर हम थ्योरेटिकली कितनी भी बात कर लें और अगर कोई वर्कफोर्स में उनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो वो किताबें सिर्फ, बातें सिर्फ किताबी रह जाएंगी। बिल्कुल। तो क्योंकि हमारे वर्कफोर्स में अब एक साइजेबल नंबर ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय आवर women workforce, so it has become an integral part of our force to also take their niceties and requirements into consideration at the planning stage and execution stage. So that itself has broken this mental framework of toxic masculinity to a large extent. Correct. Subsequently आपने देखा होगा कि क्योंकि बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, क्राइम अगेंस्ट वुमन इज अ एक्सट्रीमली सेंसिटिव, एक्सट्रीमली वोकल एंड एक्सट्रीमली विजिबल इशू। उस विजिबल इशू के होने की वजह से नाउ normally our police officers, normally even without this Mission Shakti Kendra, they are now more sensitive about any crime which is being committed against a woman. That is second point. With the inclusion of Mission Shakti Kendra as a nodal point or the starting point of redressal of grievances, lot of other activities which otherwise was not thought to be part of actual policing has now come into domain of policing. For example, कई सारे केसेस हमारे पास में आते हैं जिसमें ईव टीजिंग की शिकायत आती है। ईव टीजिंग में नॉर्मली रिस्पॉन्स ये होता था, आइदर वन ऑफ द रिस्पॉन्सेज कि भाई उसका एफआईआर लॉन्च हुई और एफआईआर लॉन्च करने के बाद में जो एक्यूज था उसको जेल में भेज दिया एंड इन्वेस्टिगेशन किया, चार्जशीट लगा दिया, द चैप्टर वाज क्लोज्ड। या एफआईआर कायम नहीं हुई और उसमें दूसरे पक्ष जो भी उसका जो छेड़खानी कर रहा है उसको वर्बली बुला करके डांट दिया गया या उसके पेरेंट्स को बुला करके उसको कह दिया गया। नॉर्मली दिस इज द फ्रेमवर्क इन विच यूज्ड टू वर्क। Now there are two major interventions have been done. One was done about 7-8 years back when this 1090 of UP police was launched. Right. उसमें अब without even going to the police station, the victim has the option of complaining on telephone through a helpline in which they can make their complaints. And वो complaint का ऑप्शन था, बट उस complaint को एड्रेस करने के लिए जब वो कंप्लेंट्स वापस थाने पर आती थी तो ग्राउंड पर मैकेनिज्म उतना रोबस्ट नहीं था। एमएसके के आने से वो सारी कंप्लेंट्स एमएसके पर आती हैं। अच्छा। तो एमएसके में जो लोग उनको हैंडल करते हैं उन कंप्लेंट्स को, कंप्लेंट आपने वहाँ कर दिया, उसके बाद जो हैंडल करते हैं उन कंप्लेंट्स को हैंडल करने वालों के नज़रिए में चेंज आया है बिकॉज ऑफ देयर ओनली फोकस ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो उसकी वजह से अब इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो बेटर हैंडल हो रहे हैं। दूसरी बात, इस तरह के मामलों में जैसे मैंने पहले बताया कि एक बार जो भी प्रॉपर एक्शन होना था वो होने के बाद में वो चैप्टर क्लोज हो जाता था कि एक्शन ले लिया, मुकदमा कायम हो गया, उसको अरेस्ट कर दिया, उसकी बेल हो गई, वो वापस आ गया, चार्जशीट लग गई, चैप्टर क्लोज हो गया। अब जो SOPs हमारी बनी हुई हैं उसमें जो हैंडलिंग ऑफिसर है, जो उस विक्टिम का हैंडलिंग ऑफिसर है, अगले 6 महीने तक दे विल कीप ऑन आस्किंग पीरियोडिकली, उसकी भी एक प्रोटोकॉल है कि दे विल कीप ऑन आस्किंग पीरियोडिकली फ्रॉम द विक्टिम, फ्रॉम द गर्ल कि भाई दोबारा तो वो परेशान नहीं कर रहा है, दोबारा तो वो नहीं आ रहा है, दोबारा तो वो स्कूल के आसपास नहीं दिखा। सो दैट सेफ्टी नेट बन जाता है। साइकोलॉजिकली भी उस गर्ल चाइल्ड को एक ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि देयर इज समबडी हु इज़ अ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर हु इज़ आस्किंग फ्रॉम मी दैट द कंप्लेंट विच आई हैड रजिस्टर्ड is I am being subjected to further harassment by the same person or some other person. So वो जो एक आपने अक्सर
पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि लड़की स्कूल से आ रही है, लड़के उसको छेड़खानी कर रहे हैं और छेड़खानी करने के बाद में वो डर कर या सहम करके वापस घर चली गई वगैरह वगैरह, या अग्रेसिवली एक्ट किया, बट उसके बाद अग्रेसिवली एक्ट करने के बाद या आइदर ऑफ द केसेस दोबारा वो कर रहे हैं, तो दोबारा वाली सिचुएशन नहीं आती क्योंकि वहाँ पर पुलिस प्रोएक्टिवली काम कर रही है। तो वो चीज़ आप ग्राउंड पर भी आप देखिएगा कि अब जो हमारे गर्ल चाइल्ड हैं जो स्कूलों में पढ़ती हैं या वर्क फोर्स में काम करती हैं, तो दे आर मोर कॉन्फिडेंट नाउ, देयर सिस्टम विच इज़ लुकिंग आफ्टर देयर दिस इशू ऑफ इव टीजिंग एंड हैरेसमेंट। तो वो एक ऐसा क्राइम है जो कि बहुत ही अंडर रिपोर्टेड क्राइम है। मेरे ख्याल से 100 में से शायद 20 लड़कियां ही रिपोर्ट करती भी होंगी और उस 20 लड़कियों में से जो मुकदमे कायम होते होंगे वो और भी कम होते होंगे। तो अंडर रिपोर्टेड क्राइम है। तो अब एक ऐसा माहौल इससे क्रिएट हो। अच्छा, इसके अलावा प्रोएक्टिवली हमारे एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं जो कि कॉलेज के टाइम खुलने के टाइम और बंद होने के टाइम में वहाँ पर जाते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, देखते हैं इस चीज़ को कि कोई रिपीटेडली इस चीज़ को नहीं आ रहा। हमारे पास ऐप्स हैं इस चीज़ के जिसमें कोई अगर लड़के वहाँ पर लॉइटर कर रहे हैं तो उनका हम पूछते हैं कि भाई आप क्यों, आप किस लिए यहाँ पर है, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आप किस लिए यहाँ पर कर रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर वगैरह पूछते हैं। और जब अगर वो सारे ऐप्स में वो डेटा फिल इन होता है और अगर हम देखते हैं कि भले ही वो आज इसी स्कूल में है, कल दूसरे स्कूल में है, परसों तीसरे स्कूल में है, लेकिन बैक एंड पर हमारे पास सेम नंबर आ रहा है मोबाइल का या सेम व्यक्ति आ रहा है, तो वो मैच हो जाता है कि एक व्यक्ति, एक इस तरह का जो ईव टीजर है वो आज इस स्कूल के सामने कर रहा था, कल उस पहले ये कनेक्टिविटी नहीं थी। तो कनेक्टिविटी आने से हमको मालूम है कि भाई कौन लड़के ऐसे हैं या कौन ऐसे जो रिपीटेटिवली इस चीज़ों में लिप्त हैं। तो उनके फिर हम जो उसका एक एसओपी है कि भाई उनको बुला, उनके पेरेंट्स को बुला करके बताना। कई बार पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है। आपने वो एक ऐड देखा होगा जिसमें ब्रदर जो है वो एक इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और सिस्टर किसी और स्कूल में उसका विक्टिम बन जाती है। देन ही रियलाइजेस कि व्हाट ही इज डूइंग इज कॉजिंग सो मच ऑफ ट्रॉमा टू द विक्टिम एंड देन ही रिफॉर्म्स हिज वेज। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि फैमिली मेंबर्स को पता नहीं होता है कि उनका लड़का क्या कर रहा है। बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। तो और वो फैमिली मेंबर्स को जब हमारे मतलब अगेन ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट इंस्टेंस में इसको जेल भेज दिया। अगर ऑब्वियसली उसका क्राइम इस तरह का है, रिपोर्टेड क्राइम है, तो डेफिनेटली वो एक्शन भी लिया जाता है। बट अगर कोई क्राइम रिपोर्टेड नहीं है और लड़का वहाँ पे घूम रहा है तो हम लोग उसके फर्स्ट इंस्टेंस में पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि सर ये फोटोग्राफ है, ये वीडियो है, आपका लड़का वहाँ पर आज भी दिखा, इस तारीख को भी दिखा, इस तारीख को भी दिखा। देन दैट सोशल प्रेशर ऑन द बॉय डेफिनेटली हेल्प्स इन addressing this issue. So like this, lot of innovations, interventions have been done at micro level, which technology based, technology support के साथ में, which have made the work atmosphere and the school atmosphere and the general atmosphere safe for the girls. Right.